नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बिहार सिविल कोर्ट का सेट प्रैक्टिस एनालाइज करेंगे। यह सेट रुक्मिणी प्रकाशन प्लेटफॉर्म बुक से लिया गया है। यदि आप कोर्ट क्लर्क, कोर्ट रीडर, स्टेनोग्राफर या चपरासी पोस्ट के लिए फॉर्म भरे हैं तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होगा। यह सेट पूर्णतः नए सिलेबस पर आधारित है तथा इसमें सभी विषयों को त्रुटिहीन तरीके से एनालाइज किया गया है। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें तथा साथ ही साथ इसमें इससे संबंधित महत्वपूर्ण बातों को शामिल किया गया है ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सके। यदि आप चैनल पर नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें तथा वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दें। आइए अब चलते हैं सवाल की ओर। टेस्ट सीरीज 8 में देखेंगे, पहला सेक्शन हिंदी दिया गया है। इससे पहले की और भी वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, तो आप चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में जाएंगे तो वहाँ आपको कई सारा सेट मिल जाएगा। तो आप चैनल पर ज़रूर जाएं और वहाँ जो वीडियो अपलोड की गई है उसे आप क्रम वाइज शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, तभी आपकी तैयारी और भी बेटर बन जाएगी। पहला सवाल है, मैथिली शरण गुप्त की कीर्ति क्या है? तो इसमें देखिए, यशोधरा, भारत भारती, विष्णुप्रिया, ये तीनों हैं। इस अनुसार सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। इसके अलावा भी मैथिली शरण गुप्त की कृतियां हैं, जैसे साकेत, चंद्रहास, ये सभी इनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं। तो इन सभी को भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, संगम का संधि विच्छेद कौन सा है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, समजोड़गम। अगर इसमें पूछा जाता है कि ये कौन सा संधि का उदाहरण है तो क्या बताते हैं? चूँकि यहाँ हलंत है, हलंत वाला जो भी होता है वो आपका होता है व्यंजन संधि, और जिसमें विसर्ग आ जाए वो कहलाता है विसर्ग संधि, और जब स्वर का मेल होता है तब उसे कहते हैं स्वर संधि। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है, जिस समास में दोनों खंड समान हो, कोई प्रधान या गौण ना हो, उस कौन सा समास कहते हैं? तो इसका आसान उत्तर है ढूंढना। जब दोनों खंड समान होता है तो उसे कौन सा समास कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। द्विगु समास में क्या है कि पहला पद जो है आपका संख्यावाची होगा, जैसे पंचभुज, त्रिभुज, चतुर्भुज, इस टाइप से जो वर्ड रहेगा वो द्विगु समास कहलाएगा। और कर्मधारय समास में क्या है कि विशेषण विशेष होगा, मतलब कि जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे नीलगाय लेते हैं। नीलगाय में देखिए दो वर्ड है, एक नील है और एक गाय है। तो आगे वाला जो पद है गाय, ये हमारा संज्ञा है और आगे वाला क्या है? विशेषण है। जब इसी संज्ञा को विशेष से कहा जाता है, विशेषण विशेष। जब संज्ञा का विशेषण अर्थात विशेषता बताएगा, अगर ऐसा वर्ड आपको मिलेगा तो आपका कर्मधारय होगा। और इसी में जब किसी विशेष अर्थ प्रकट करेगा तो उसे हम बहुव्रीहि कहते हैं। जैसे लंबोदर, लंबोदर में क्या आप देख रहे हैं? लंबोदर, जिसका उदर लंबा है, तो उदर अर्थात पेट, लंबा जो कि विशेषण बताया, लेकिन यहाँ पे तीसरा व्यक्ति का अर्थ दे रहा है क्या? गणेश जी, तब हो जाएगा बहुव्रीहि समास। तो लंबोदर कौन सा समास हो जाएगा आपका? बहुव्रीहि समास। और अव्ययी भाव समास का ट्रिक जान लीजिए। उसके वर्ड में जो है यथा रहेगा, आगे में प्रति रहेगा या भर रहेगा। जैसे भरपेट अव्ययी भाव समास है, यथाशक्ति अव्ययी भाव समास है, प्रतिदिन अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट, त्रिभुवन में कौन सा समास है? अभी जस्ट बता दिए थे। ठीक है, त्रिभुवन में त्रि आया, संख्यावाची वर्ड है, तो द्विगु समास हो जाएगा। नेक्स्ट, अंतेवासी का अर्थ क्या है? तो सही उत्तर है आपका गुरु के साथ रहने वाला, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है समुद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रत्नाकर। पिछले सेट में भी ये सवाल आया था। तो समुद्र का और भी पर्यायवाची शब्द होता है, जैसे सागर, जलधाम, जलिधि, निर्निधि। नेक्स्ट, वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देखिए, लता का लताएं, पुल्लल बनाया है, ये सही है। घोड़ा घोड़े, ये भी सही वर्ड है।
किताब किताबें, ये भी प्लुरल बना है। देखिए मित्र मित्रवत, यहाँ भाववाचक संज्ञा बना दिया है, जबकि यहाँ प्लुरल बनाना था, मित्र से मित्रों होना था। तो जो कि ऑप्शन यहाँ पे डी गलत कर दिया है। तो क्वेश्चन के अनुसार से पूछा गया है कि सही नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा उत्तर। नेक्स्ट देखिए इसमें बोला गया है उपमान विशेषण विशेषण विशेष, अभी जस्ट आपको हम समझा दिए थे, तो इस अनुसार से उत्तर हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। नेक्स्ट यायावर का क्या अर्थ है? तो यायावर का अर्थ होता है कि एक स्थान पर टिक कर ना रहने वाला, अर्थात इधर उधर भटकते रहना। जैसे गुलगुलवा वगैरह को आप देखे होंगे, स्टेशन पर रहता है, कभी यहाँ कभी वहाँ, जिसका कि कोई स्थिर घर नहीं होता है, तो उसी को हम यायावर कहते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर। नेक्स्ट यहाँ बोला गया रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद। यहाँ पूछा गया क्रिया का भेद, तो क्रिया का जो है रचना की दृष्टि से 2 भेद होता है। अगर यही पूछ लिया जाता है शब्द के भेद, तब होता है आंसर 3। शब्द के कितने भेद है? 3। कौन कौन सा है याद रख लिए, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। और रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 जो भेद हैं वो है आपका सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया वह क्रिया होता है जिसमें कि कर्ता और कर्म दोनों रहेगा। अकर्मक क्रिया में कर्ता रहेगा, कर्म नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं। सकर्मक का उदाहरण लेते हैं, जैसे मैंने आम खाया, तो यहाँ मैंने खाया, क्या खाया? आम खाया। तो आम क्या है? कर्म है, तो इसमें इंक्लूड हो गया कर्म। अब एक अकर्मक का उदाहरण लेते हैं। अकर्मक का उदाहरण, उसने रोया। ठीक है, यहाँ पे रोने का काम हुआ है, तो उसने रोया। क्या रोया? पता नहीं है, यहाँ कर्म है ही नहीं। ये आपका सेंटेंस क्या हो गया? अकर्मक क्रिया का उदाहरण। अब नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। बोला गया है कि अशुद्ध वर्तनी मतलब अर्थात गलत वर्ड चुनना है। कौन सा है? पुरस्कार आपका सही है, मयंक भी सही है, प्रमाणिक भी सही वर्ड है। अशुद्ध वर्तनी देखिए आशीर्वाद नहीं होता है, आशीर्वाद होता है। इस तरह से आशीर्वाद होता है, आशीर वो के ऊपर रेप होता है, इस तरह से आशीर्वाद होता है। तो जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट इसमें बोला गया है विलोम शब्द चुनना है। न्यून, न्यून का अर्थ क्या होता है? कम या थोड़ा। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? ज़्यादा वाला वर्ड होगा, तो अधिक हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट इसमें बोला गया है आपका नाक सिकोड़ना, नाक भौं सिकोड़ना मतलब क्या है? घृणा करना। जब आप गंदगी देखते हैं तो नाक मुँह सब सिकोड़ने लगते हैं, तो उसी मुहावरा का अर्थ पूछा गया, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? देखिए शुद्ध वर्ड बताना है। देखिए इसमें आतिशबाजी में देखिए यहाँ पर ये गलत कर दिया, स जो है यहाँ पे तालम स होगा, यहाँ पे ये गलत कर दिया है, तो ये वर्ड आपका क्या है? गलत है। अंत्याक्षरी में देखिए अंस्वर होगा, ये चीज़ नहीं लिखा है, तो ये भी गलत वर्ड है। उत्तरदायी इस तरह से नहीं होता, उत्तरदायी इस तरह से होता है, यो में दीर्घीकार होता है, तब ये सही होगा। तो सही शब्द आपका सिर्फ ऐतिहासिक है यहाँ पे, जो कि ऑप्शन बी में है। यही आपका उत्तर हो गया। नेक्स्ट इसमें बोला गया है विलोम शब्द चुनना है। आरोह, तो आप गणित में पढ़ते होंगे असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, तो आप कहते होंगे आरोही क्रम या अवरोही क्रम। तो आरोह का उल्टा क्या होगा? अवरोह। अगर आरोही रहता तो अवरोही बताते हैं, आरोह है तो अवरोह बोलेंगे, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। नेक्स्ट इसमें मुहावरे का अर्थ बताना, हाथ पैर मारना। हाथ पैर मारने का अर्थ होता है प्रयत्न करना। अगर इसे सेंटेंस बोला जाए बनाने के लिए तो क्या कहेंगे? आजकल के युवा नौकरी के लिए हाथ पैर मार रहे हैं। नेक्स्ट कटु का विलोम शब्द क्या होगा? तो कटु का अर्थ होता है क्या? कड़वा। तो कड़वा का उल्टा क्या होगा? मधुर। तो जो कि ऑप्शन सी में दिया है, मधु। नेक्स्ट जिसकी गहराई का पता न लग सके, इस वाक्य के लिए एक शब्दांश क्या होगा? तो सही उत्तर है आपका अगाध, ऑप्शन ए। गहवर जो है विषम स्थान को कहते हैं। असाध जो है आपको जिसे साधा ना जा सके,
अबाध जो है निरंतर प्रयास करना, निरंतर या बाधाहीन को अबाध कहते हैं, या निरंतर को अबाध कहते हैं। नेक्स्ट, दाता का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? दात्री, जो कि ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट, हिमकरीटनी किसकी रचना है? सही उत्तर है आपका माखनलाल चतुर्वेदी, जो कि ऑप्शन ए में है। इसका एक दो और रचना के बारे में जान लीजिए जो कि इम्पोर्टेंट है। वनवासी, युगचरण। नेक्स्ट सेक्शन जो है आपका इंग्लिश का है, तो इंग्लिश के बारे में जानेंगे। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और पूरा वीडियो को ज़रूर शुरू से अंत तक देखें, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी और एक्स्ट्रा नॉलेज भी गेन होगा। देखिए 21 से 23 में क्या बोला गया? मिस स्पेल्ट वर्ड चुनना है, अर्थात गलत वर्ड चुनना है। देखिए इसमें है कलेक्शन, COLLECTION, तो ये तो आपका सही वर्ड है। कलेक्शन जमा करना, जुटाना। कंसोलिडेशन, कंसोलिडेट का अर्थ होता है ठोस करना, संपुष्ट करना, यहाँ हो जाएगा संपुष्टिकरण। कंप्लेंट सही है, COMPLAINT, आरोप लगाना या शिकायत करना। कॉरेस्पॉन्डिंग, देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग में आपका जो स्पेलिंग है ये आपका सही स्पेलिंग होता है CORRESPONDING। यहाँ पर सिंगल आर दिया गया है, यहाँ डबल आर होगा, तब आपका सही होगा। कॉरेस्पॉन्डिंग का अर्थ होता है अनुरूप। नेक्स्ट, इसमें देखिए रिसीजन, ये आपका सही मीनिंग है RECESSION। रिसीजन का अर्थ होता है मंदी। आप कॉपी में नोट डाउन करते जाइएगा, ये सभी मीनिंग आगे चल के आपको आने वाले सेट में काफ़ी मदद देगा। रिमिशन, रिमिशन का अर्थ होता है सुधार या छूट या कटौती। प्रिसीजन का अर्थ होता है शुद्ध, यथार्थ, ठीक। तो लेकिन प्रिसीजन का जो स्पेलिंग होता है वो होता है इस तरह से PRECISION। यहाँ पे डबल एस दिया गया है तो एक एस नहीं होगा। इस अनुसार से सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा ओमिशन। ओमिशन का अर्थ होता है चूक, गलती। नेक्स्ट, सेंसिबल, समझदार। कॉम्पेटेबल, कॉम्पेटेबल में देखिए TIBLE होता है। कॉम्पेटेबल का अर्थ होता है एक दूसरे के अनुकूल, COMPATIBLE। यहाँ पे दो मीनिंग गलत है, इस एक जगह ओ होगा और इस एक जगह आई होगा। कम्पिटेबल होता है COMPITIBLE, कम्पिटेबल। कम्पिटेबल का अर्थ होता है अनुकूल होना। सेंसिबल, समझदार या विवेकशील। फिजिबल का अर्थ होता है व्यवहारिक या करने लायक। एसेसिबल, जहाँ पहुँचा जा सके आसानी से। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है 24 से 26 नंबर सवाल में OWS है, अर्थात वन वर्ड है, एक वर्ड देना है। तो बोला गया ऑल द कस्टमर्स ऑफ ए बिजनेस, क्या बोला जाता है उसको? क्लाइंट कहते हैं, ग्राहक। और यहाँ पे देखिए क्लाइंट में ELE लगा हुआ, इसका मतलब हो गया ग्राहक गण, मतलब इसको प्लूरल बना दिया गया है। लीडर तो आप जान रहे हैं, वर्कर्स भी आप जान रहे हैं। एग्जीक्यूटिव का अर्थ होता है सहायक या सहायता देने वाला। नेक्स्ट, बोला गया ए प्लेस फॉर कीपिंग बर्ड्स, जहाँ पक्षी रखा जाता है तो क्या कहते हैं? एवियरी कहते हैं, पक्षीशाला। एपियरी, एपियरी का अर्थ होता है मधुशाला, जहाँ मधुमक्खी पालन होता है। शेड का अर्थ होता है आपका छावनी, BARN। बार्न का अर्थ होता है आपका खेत या खलिहान। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है ए पर्सन हु प्रिटेंड्स, प्रिटेंड का अर्थ होता है बहाना बनाना या दिखावा करना। टू बी समवन एल्स टू डिसीव अदर्स,
ऐसा व्यक्ति जो कि बहाना बनाता हो दूसरों को धोखा देने के लिए। डिसीव का अर्थ क्या होता है? धोखा देना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? एक्टर तो होगा नहीं। गैंगस्टर बदमाश या गिरोह बदमाशों का, ये तो होगा नहीं। मेंटर संचालक, ये तो होगा नहीं। इम्पोस्टर ठगी जिसको कहते हैं, या बहुरूपिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट 27 से 29 नंबर में आपको अपोजिट मीनिंग देना है, ठीक है। हेजिटेट, हेजिटेट का अर्थ होता है हिचकिचाना। तो हिचकिचाना का आपका उल्टा देना है, तो क्या होगा? डीले का अर्थ होता है रुक रुक कर या देरी से, ये तो होगा नहीं। वेवर, वेवर का भी अर्थ होता है हिचकिचाना या कुम्हलाना, ठीक है। फॉल्टरिंग का अर्थ होता है लड़खड़ा कर चलना, ये भी नहीं होगा। एडवांस तेज़ी से आगे बढ़ना, यहाँ पर हिचकिचा रहा था तो यहाँ पे तेज़ी से आगे बढ़ेगा, तो यही सही उत्तर हो जाएगा आपका। अपोजिट देना है, तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट डिटेस्ट, डिटेस्ट का अर्थ होता है घृणा करना। तो इसका जो आपको अपोजिट मीनिंग देना है, तो अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर होगा जो आपका एडहोर। एडहोर का भी अर्थ होता है प्रशंसा करना या पूजा करना। तो ये एक दूसरे का अपोजिट मिल गया। हेट घृणा करना, रिजेक्ट इनकार कर देना। एबहोर, एबहोर का भी अर्थ होता है घृणा करना। तो यहाँ पे अपोजिट मीनिंग मिल गया एडहोर, पूजा करना या सम्मान देना या प्रशंसा करना, ठीक है। नेक्स्ट डेनी, डेनी का अपोजिट देना। डेनी तो आप जान रहे हैं इनकार करना, तो इसका उल्टा क्या आ जाएगा? एक्सेप्ट स्वीकार करना। चेक आप जान रहे हैं प्रिवेंट रोकना, ब्लॉक भी रोकना, चेक जांच करना। नेक्स्ट इसमें देखिए 30 से 32 में बोला गया है बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग, अर्थात सिमिलर वर्ड चुनना है। स्किन टिलेटिंग, स्किन टिलेटिंग का अर्थ होता है आपका चमकना या टिमटिमाना, ठीक है। तो इसका सही मीनिंग क्या है? मूविंग चलना, ये तो होगा नहीं। बर्निंग जलना, ये भी नहीं होगा। इंटरेस्टिंग रुचिकरी तो होगा नहीं। ग्लिटरिंग, यही होगा सही वर्ड। ग्लिटर का अर्थ होता है चमकना, तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट का अर्थ होता है आपका क्षणिक या कमज़ोर, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका फ्लीटिंग, जो कि ऑप्शन ए में है। फ्लीटिंग का अर्थ होता है कमज़ोर या थोड़े समय के लिए या क्षणभंगुर, ठीक है। ट्रांसपेरेंट आप समझ रहे हैं, पारदर्शी। फैंसीफुल, फैंसीफुल का अर्थ होता है काल्पनिक। जो जो वर्ड हम बता रहे हैं एक्स्ट्रा, उसको आप ज़रूर नोट डाउन करिएगा। फिबुल, फिबुल का अर्थ होता है कमज़ोर, ठीक है। तो इसका जो है ट्रांजिएंट क्षणिक का हो जाएगा आपका फ्लीटिंग, जो थोड़े समय के लिए होता है उसी को हम कहते हैं फ्लीटिंग। ये जो फिबुल कमज़ोर है, ये होता है शारीरिक कमज़ोर, ठीक है। और ये होता है किसी वस्तु के उपयोगिता का कमज़ोर होना, क्षणभंगुर होना, कम समय के लिए होना। तो इसलिए इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट मोमेंटस, मोमेंटस का अर्थ होता है महत्वपूर्ण, ठीक है। तो इसका सिमिलर वर्ड कौन सा होगा? इम्पोर्टेंट, ये सब तो आसान मीनिंग है, आपको भी पता होगा। नेक्स्ट 33 से 35 नंबर क्वेश्चन में आपका फ्रेज दिया गया है, और इस फ्रेज का अर्थ समझ के आपको ऑप्शन टिक करना है। इसमें बोला गया है द परफॉर्मेंस ऑफ द लीडेंड एक्टर्स, ठीक है। लीडेंड का अर्थ होता है प्रमुख। इन द प्ले, प्ले यहाँ अर्थ होगा नाटक। ब्राउट द हाउस डाउन, देखिए ब्रिंग द हाउस डाउन फ्रेज होता है, इसका अर्थ होता है ताली बजाकर स्वागत करना, ठीक है। वैसे भी अगर आप यहाँ सेंटेंस समझेंगे तो इसका अर्थ आप समझ जाएंगे। द बोला गया द परफॉर्मेंस ऑफ द लीडेंड एक्टर्स, अर्थात प्रमुख नेताओं का जो परफॉर्मेंस होता है नाटकों में, वो क्या होता है? बहुत अच्छा होता है या चीरफुल होता है। तो उसको चीरफुल या कहते हैं, या इंथुजियास्टिक कहते हैं, या अच्छा
होता है जो कि लोगों को हंसा पाता है। तो इस अनुसार से इसका जो सही मीनिंग देगा, मेड द ऑडियंस अपलॉड इंथुजियास्टिकली, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए में ही मिल गया। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है पीपुल लाइक हर हु आर साल्ट ऑफ द अर्थ आर वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड। साल्ट ऑफ द अर्थ का क्या अर्थ होता है? ईमानदार, शिष्ट, अच्छा गुण वाला। तो पीपुल वैसे लोगों को पसंद करता है जो ईमानदार गुण वाला हो, चाहे अच्छा हो। तो ऐसे लोगों क्या है? वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड, पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसका ऑप्शन आप ढूंढेंगे तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, गुड, ऑनेस्ट एंड आइडियल। तो 34 का आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है जैन अर्न, जैन कमाता है, क्या कमाता है? पिन मनी वर्किंग पार्ट टाइम एज ए वेटर्स। वेटर्स आप जानते हैं, होटल में जो खाना पीना का सामान लगाता है टेबल पर, उसे वेटर कहते हैं। पिन मनी का अर्थ होता है कम पैसा कमाना, छोटी रकम। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ए स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, जो कि ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है 36 में बिसाइड्स हैविंग ए गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। देखिए आपके शिक्षण संस्थान के अतिरिक्त, मतलब अच्छी शिक्षा होने के बावजूद भी क्या बोला गया है? इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट यू लर्न, यह आवश्यक है कि आपको सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? हाउ टू फेस एन इंटरव्यू, इंटरव्यू को कैसे फेस करें, विथ एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, आराम से और आत्मविश्वास के साथ। यहाँ पे आपका क्या आंसर आएगा? काउंसिल, सलाह, ये तो होगा ना। एक्सपीरियंस, अनुभव, एडेप्शन, ये तो होगा ना। एज होगा, विथ एज का अर्थ होता है आराम रूप से। ठीक है, तो इसका सही उत्तर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए। एडेप्शन का अर्थ होता है रूपांतरण। नेक्स्ट, फ्रॉम दीज फाइंडिंग्स वी कैन ब्लैंक दैट द रेट ऑफ क्राइम इज इंक्रीजिंग इन द सिटी। मतलब क्या? इन सभी निष्कर्षों के आधार पर वी कैन, हम लोग क्या करते हैं? दैट द रेट ऑफ क्राइम इज इंक्रीजिंग इन द सिटी, सिटी में क्राइम के रेट क्या है? इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। देखिए प्रिजम, प्रिजम का अर्थ होता है अनुमान, ये आपका नाउन है। ठीक है, और यहाँ कैन दिया गया, तो कैन के बाद निश्चित है कि भर्ब आएगा। तो यह अनुमान सही है, लेकिन अगर ये अनुमान भर्ब होता तो यहाँ पर पुट कर सकते थे, लेकिन ये नाउन होगा नहीं। इन्फर, इन्फर का अर्थ होता है आपका अनुमान लगाना या अनुमान करना। तो ये सही मीनिंग यहाँ पे दे रहा है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन हो सकता है। और भी आप चेक कर लीजिए आगे का ऑप्शन, समराइज, सारांश, ये तो होगा नहीं। प्री सपोज, इसका भी अर्थ होता है अनुमान करना, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा डिफर क्या है? ये होता है पूर्वानुमान करना, कि आप कोई चीज़ बहुत पहले से प्रिडिक्ट करते हैं जिसके बारे में कुछ पता नहीं होता, लेकिन किसी भी बिना बेसिस पे आप अनुमान करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया? कुछ निष्कर्ष था, उसके आधार पर आप अनुमान कर रहे हैं। अर्थात तथ्य के आधार पर जब आप अनुमान करते हैं तो वहाँ इन्फर का प्रयोग करेंगे, और जहाँ बिना तथ्य के आधार पर अनुमान करेंगे तो प्री सपोज का प्रयोग करेंगे। तो इस अनुसार से आपका सही उत्तर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है द शॉप्स एट द इंडियन एयरपोर्ट्स हैव टू ब्लैंक प्राइसेस इन इंडियन रुपीज। भारतीय एयरपोर्ट पर दुकानों में कीमतों को क्या होना चाहिए? प्राइसों को क्या करना चाहिए? टैग कर देना चाहिए, डिस्प्ले करना चाहिए, ट्रेस करना चाहिए। ट्रेस का अर्थ आप ही जान रहे हैं, पता लगाना। बोलते हैं ना मोबाइल चोरी हो गया तो ट्रैक करेंगे कौन आदमी लिया है, तो वही है ट्रेस, पता लगाना। कन्वर्ट, बदलना, तो यहाँ पे सही मीनिंग आपका डिस्प्ले होना चाहिए। डिस्प्ले यहाँ सही मीनिंग दे रहा है। इससे लोगों को ये पता चल जाएगा कि भारतीय रुपीज़ में किन प्रोडक्ट का कितना कितना कीमत है। वो डिस्प्ले होगा तो लोग आसानी से समझ जाएंगे। तो यहाँ डिस्प्ले सही मीनिंग है। नेक्स्ट,
बोला है फॉर ए मेंबर टू बोरो, किसी भी व्यक्ति के लिए, सदस्य के लिए क्या है, मनी उधार लेना। फ्रॉम दी एसोसिएशन, कोई संघ से आप पैसा उधार लेते हैं तो क्या करते हैं। 3 ब्लैंक नीड टू बी मेट, में 3 तरह की क्या होनी चाहिए, शर्तें होनी चाहिए। 3 तरह की शर्तों का पूरा करते हैं तो आपको क्या है, उधार मिल जाएगा पैसा। तो यहाँ पे सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन बी, अकाउंट। 3 तरह का अकाउंट होना चाहिए, गलत बात, ये तो होगा नहीं। पॉइंट्स होना चाहिए, रिस्ट्रिक्शन, ये तो होगा नहीं। सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, कंडीशन होना चाहिए। 3 तरह की शर्त अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको पैसा मिल जाएगा। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है द सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसी हैज बीन द ब्लैंक ऑफ मच डिबेट। यहाँ पे देखिए सामाजिक अर्थव्यवस्था पॉलिसी क्या बन गया है, बहुत ज़्यादा विवादित हो गया है। तो यहाँ सब्जेक्ट होगा, कोई भी सब्जेक्ट पर विवाद करते हैं तो वहाँ पे हम सब्जेक्ट ही बोलते हैं। टॉक तो होता नहीं है, कॉन्सेप्ट तो होगा नहीं, ऑब्जेक्ट होगा नहीं। तो यहाँ सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन ए। अब आया जीके और करंट अफेयर है, तो अब बारी बारी से इसका भी एनालाइज करेंगे। इसमें देखिए बोला गया 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन, यहाँ देखिए टेलीफोन से संबंधित बात है, कहाँ शुरू की गई, किस किस के बीच। तो सही उत्तर है कोलकाता और आगरा के बीच। अगर रेलगाड़ी का चर्चा होता, रेलगाड़ी, तब होता बम्बई से थाने के बीच, लेकिन यहाँ टेलीग्राफ के बारे में बोला जा रहा है तो आपका कलकत्ता से आगरा के बीच होगा। इससे कुछ और महत्वपूर्ण बातें आप जानिए। राजहरप नीति किसने शुरुआत की, लॉर्ड डलहौजी ने, जिसको कि हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं, राजहरप नीति। और पहली बार भारत में सिविल सेवा परीक्षा कब शुरू हुई, 1855 में। किसके शासनकाल में, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था। देखिए यहाँ बोला गया है पहला अधिवेशन, तो पहला अधिवेशन जो है आपका बॉम्बे में हुआ था, दूसरा अधिवेशन कोलकाता में, तीसरा अधिवेशन मद्रास में। याद रखिएगा, ये आपका फर्स्ट अधिवेशन है, ये आपका सेकंड अधिवेशन है और ये आपका थर्ड अधिवेशन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 1885 को हुई, 28 दिसंबर को हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। स्थापना किसने किया, ए.यू. ह्यूम ने किया था। लाला लाजपत राय ने कांग्रेस को क्या कहा था, सुरक्षा बल कहा था या सुरक्षा कवच कहा था। ठीक है, क्यों कहा था इसके बारे में जान लेते हैं कि कांग्रेस 1907 में अलग हो गया था, राज बिहारी बोस की अध्यक्षता में ये अलग हो गया था। तो 1916 में जो है इन्होंने, लाला लाजपत राय ने कांग्रेस को बोला था कि हम जो भी करते हैं हिंसा से, कि हम अंग्रेज़ों को भगा देंगे, तो कांग्रेस हमें रोक देता है। अर्थात कांग्रेस जो है अंग्रेज़ों के लिए सुरक्षा बल का काम कर रही है। तो ये इसका कहानी है। तो आप अगर कहानी मैटर से आप जानेंगे तो आपको सवाल का आंसर याद रखने में सुविधा होगी। तो सुरक्षा बल कांग्रेस का नाम किसने दिया, तो लाला लाजपत राय ने नाम दिया। नेक्स्ट, दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज की स्थापना 1875 में कहाँ की थी। तो सही उत्तर है आपका बॉम्बे, जो कि ऑप्शन ए में है। बाद में इन्होंने जो है इसका स्थापना जो है 1877 में, 2 साल बाद जो है लाहौर लेकर चला गया था। ठीक है, अगर 1875 बोला जाएगा तो बॉम्बे जवाब दीजिएगा, जब 1877 की कहानी आएगी तब लाहौर बताइएगा। नेक्स्ट दोस्तों, थोड़ा वीडियो ज़रूर लंबा हो सकता है, लेकिन इसमें जो है आपको फुल कंटेंट के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी दिया जा रहा है, जो कि अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को जरूर शुरू से अंत तक देखें, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। 44 नंबर सवाल में बोला गया है शासन की संघीय प्रणाली किस अधिनियम पर स्थापित की गई।
तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा 1935 का शासन अधिनियम अभी भारत में हम लोग का चल रहा है, उसी पर आधारित है, तो जो कि ऑप्शन बी में है। ये सवाल तो आप जानते ही होंगे। नेक्स्ट, इसमें बोला गया कितने याम्योत्तर के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा निर्धारित की जाती है। 180 डिग्री, जो कि ऑप्शन डी में है। इसमें देखिए क्या होता है, 180 डिग्री देशांतर के अगर पूर्व में जाएगा तो समय जुटेगा, ईस्ट में जाएगा तो एक दिन जुट जाता है, और यदि पश्चिम में जाएगा तो एक दिन घट जाएगा। नेक्स्ट, बोला किसने कहा है मानव प्राकृतिक के रूप से एक राजनीतिक प्राणी है। सही उत्तर है आपका अरस्तु, ऑप्शन बी। अरस्तु जो है यूनान का एक दार्शनिक था, और अरस्तु जो है सिकंदर का गुरु था। अरस्तु जो है लगभग अपने जीवन काल में 400 पुस्तकें लिखा था। तो अरस्तु जो है राजनीतिक शास्त्र का जनक भी माना जाता है। तो इन सभी चारों पॉइंट को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, इसमें बोला गया मिलान करना। राष्ट्रीय गीत आपका कौन सा है? वंदे मातरम। तो एक का मिलान 2 से हो जाएगा, ऑप्शन ए में दिया गया है। आगे चेक करते हैं। राष्ट्रगान जनगण मन, बी का 4 हो जाएगा। यहाँ देखिए ऑप्शन ये गलत होगी, थोड़ा ऊपर करते हैं। देखिए 2 वाला ऑप्शन बी और ए और सी में है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही। राष्ट्रगीत आपका हो गया वंदे मातरम, राष्ट्रगान हो गया जनगण मन, राष्ट्र प्रतीक हो गया अशोक स्तंभ, राष्ट्र नारा हो गया सत्यमेव जयते। ठीक है। नेक्स्ट, बोला है भारत में वैध प्रभुसत्ता नहीं थी, किस में? संविधान में। नेक्स्ट, आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो 1935 में, 1 अप्रैल 1935 को। नेक्स्ट, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही उत्तर है आपका 1916 ईस्वी। देखिए 1907 में क्या हुआ था आपका, राष्ट्र बिहारी बोस की अध्यक्षता में कांग्रेस 2 भाग में बट गया, गरम दल और नरम दल। दादा भाई नौरोजी इन दोनों पर अपना निगाहें टिकाए था कि ये दोनों अलग हो गया तो भारत की आज़ादी में प्रॉब्लम करेगा, इसलिए सम्मिलित होना ज़रूरी है। तो इन्होंने क्या किया, लखनऊ समझौता किया, जो कि 1916 में सभी को बुलाया, और ये समझौता में दोनों साथ हो गए। तो इसकी जो अध्यक्षता की थी 1916 की अध्यक्षता वो किया था आपका अंबिका मजुमदार। 1916 की अध्यक्षता अर्थात लखनऊ समझौता जो है कौन किया था? अंबिका मजुमदार। नेक्स्ट, बोला गया पेरिस में स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग राष्ट्र के किस संगठन का अंग है? तो सही उत्तर है आपका यूनेस्को। अगर यूनेस्को का फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो आप क्या बताएंगे? द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, और इसकी जो स्थापना हुई थी 1963 में हुई थी। कब हुई थी यूनेस्को की स्थापना? 1963। नेक्स्ट, नंदा झील रामसर साइट किस राज्य में है? तो सही उत्तर है आपका गोवा। नेक्स्ट, ये आपका इम्पोर्टेंट सवाल है। बोला गया निम्नलिखित में से कौन सी सरकार 100% पेपरलेस होने वाले विश्व की पहली सरकार बन गई है? सही उत्तर आपका दुबई की सरकार, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट शब्द का क्या अर्थ है हिंदी में? संविदा, तो आप भी जानते होंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तर। नेक्स्ट, इंडियन ट्रस्ट एक्ट का हिंदी रूपांतरण क्या है? सही उत्तर आपका भारतीय न्यास अधिनियम। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1882 में। नेक्स्ट, COOH निम्नलिखित में से किस क्रियात्मक समूह में उपस्थित हैं?
तो इसका सही उत्तर है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH। कीटोन का क्या होता है? CO होता है। एल्डिहाइड का क्या होता है? CHO होता है। अल्कोहल का क्या होता है? OH होता है। ये आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। नेक्स्ट बोला गया इनमें से किस वस्तु के पास गतिज ऊर्जा नहीं है? पहले आप गतिज ऊर्जा का एक फॉर्मूला जानते होंगे, 12mv²। तो इससे आपको क्या पता चल जाता है कि गतिज ऊर्जा तभी होगी जब उसमें मास और वेलोसिटी होगा। देखिए बहती हवा, इसमें वेग भी है और हवा में द्रव्यमान भी होता है, तो इसमें गतिज ऊर्जा है। लुढ़कता पत्थर, इसमें भी वेट है, पत्थर में लुढ़क रहा है तो इसका मतलब उसमें गति है। चलती गोली, गोली में वेग है और उसमें मास भी होता है, 100 ग्राम या 50 ग्राम, ठीक है, जितना भी गोली हो उसका वेट, उसमें मास भी है। उठा हुआ हथौड़ा, इसमें देखिए हथौड़ा उठा हुआ, भार तो है लेकिन उसमें गति नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन सी हो गया प्रश्न के अनुसार से उत्तर। नेक्स्ट अगर इसमें ये पूछ लेता उठा हुआ हथौड़ा में कौन सी ऊर्जा है, तो इसमें बोलते स्थितिज ऊर्जा है, क्योंकि इसमें हाइट पे है, कुछ दूर ऊंचाई पे होता है, तो उसमें mgh होता है स्थितिज ऊर्जा, तो h मिल जाएगा, m तो रहेगा, g तो गुरुत्व तुरंत लगेगा ही, तो इसमें आपका जो हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। 58 नंबर सवाल में देखेंगे, श्रव्य ध्वनि नहीं है। देखिए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक को श्रव्य ध्वनि बोला जाता है, जिसको कि हम सुन सकते हैं। इससे कम अर्थात 20,000 से कम को अवश्रव्य ध्वनि बोला जाता है, जिसको कि हम नहीं सुन सकते हैं। और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की ध्वनि को पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं, उसे भी हम नहीं सुन सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 20,000 से कम वाला कोई है नहीं है, ये 18,000 है, 100 हर्ट्ज है, ये 20,000 है, नहीं सुन सकते हैं। कौन? 20,000 से ऊपर वाला ध्वनि को, 22,000 वाला। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट बोला गया है ब्लैंक 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु होता है, तो होता है बेंजीन में। इसका फॉर्मूला कैसे होता है? C6H6, 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। नेक्स्ट इसमें बोला गया दो भौतिक राशियों में से किसकी इकाई समान है? तो इसमें देखिए ऑप्शन सी सही है। इसका हम आपको डिस्क्राइब कर देंगे। बल का फॉर्मूला क्या होता है? F = ma, और ए क्या है? त्वरण है। जब ये त्वरण यदि धरती से लगे अर्थात पृथ्वी से लगे तो क्या हो जाएगा? m×g, ठीक है। अब अगर वजन आपको निकालना है तो क्या करते हैं? वजन में क्या होता है? द्रव्यमान और क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण होता है, m×g होता है। यहाँ से m×g, यहाँ से m×g, तो दोनों इक्वल हो गया, तो इसका इकाई क्या होगा? दोनों का समान होगा, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट सेक्शन में मैथ है। मैथ बनाने से पहले हम चलेंगे कंप्यूटर सेक्शन की ओर। यह हमारा कंप्यूटर सेक्शन सवाल आ गया है। इसमें बोला गया है फोर्ट्रान भाषाओं का प्रयोग सर्वप्रथम किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था? देखिए इससे पहले अगर क्लास आपने अगर 7वां क्लास किया होगा तो उसमें मैंने बताया था कि हर पीढ़ी के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो फोर्ट्रान 1 जो था आपका पहली पीढ़ी का था, यहाँ पर सिर्फ फोर्ट्रान पूछा गया है। तो फोर्ट्रान जो है आपका सेकेंड पीढ़ी का कंप्यूटर में भाषा का प्रयोग किया गया था। फोर्ट्रान 1 जो है पहली पीढ़ी, फोर्ट्रान जो है सेकेंड पीढ़ी, ठीक है। नेक्स्ट इसमें बोला गया कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में सर्च एवं लोड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो सही उत्तर है आपका बूटस्ट्रैप लोडर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट इसमें बोला गया यदि आप MS वर्ड में Ctrl+A कुंजी का प्रयोग करते हैं तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो आप पिछली वीडियो में देखे होंगे Ctrl+A से क्या हो जाता है? सेलेक्ट ऑल होता है, तो ये ऑप्शन आप चुन लीजिए। यहाँ देखा रहा है सेलेक्ट करना, इसी में सिर्फ सेलेक्ट का ऑप्शन दे रहा है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इसमें बोला गया ट्रैक बॉल किस तरह का डिवाइस है? सेट नंबर 6 में ट्रैक बॉल के बारे में मैंने बता दिया था।
अगर आप पढ़े होंगे तो आपको याद होना चाहिए ट्रैक बॉल किस तरह का डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ट्रैक बॉल में क्या होता है कि जिस तरह से माउस होता है बस सेम उसी तरह का होता है, बस उसमें जहाँ व्हील होता है माउस में वहाँ पे एक छोटा ऐसा, जैसे गाड़ी में आप गियर देखते होंगे हाथ से पकड़ के गियर चेंज करते हैं, बस उसी टाइप का होता है। उससे हम आगे पीछे कर्सर को करते हैं या उससे हम गेम खेलने में भी प्रयोग लाते हैं, तो उसी को ट्रैक बॉल को बोला जाता है। तो वह एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट, सुपर कंप्यूटर की गति किस चीज़ में मापी जाती है? फ्लॉप्स में। फ्लॉप्स का पूरा नाम होता है आपका फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। और MIPS का पूरा नाम जो है मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। नेक्स्ट, माउस का आविष्कार किसने किया? तो सही उत्तर है आपका डगलस एल्बर्ट। डगलस एल्बर्ट, जो कि ऑप्शन ए में है। पूछ लिया जाए इस सवाल में कब किया? 1960 में किया। और कंप्यूटर में जो है माउस का प्रयोग पहली बार व्यावसायिक तौर पे कब किया गया था? 1973 में किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट, वेब पेज के संबंध में SEO का पूर्ण रूप क्या है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और इसके अलावा दो और महत्वपूर्ण बात हैं जिसका कि फुल फॉर्म आप याद रख लीजिए। SEO का तो आप याद रखेंगे ही, साथ साथ सिम का याद रख लीजिएगा। सिम का होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। SMS का फुल फॉर्म याद रख लीजिए, शॉर्ट मैसेज सर्विस। नेक्स्ट, इसमें बोला गया नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन द्वारा विकसित पहला वेब ब्राउज़र कौन सा है? तो सही उत्तर है आपका मोजेक, ऑप्शन ए। इसमें जो है सर्वप्रथम वेब ब्राउज़र का आविष्कार किसने किया? तो टिम बर्नर्स-ली ने किया। वेब ब्राउज़र का आविष्कार किसने किया? सबसे पहले टिम बर्नर्स-ली ने किया। किस ईस्वी में किया? 1991 में किया। कुछ वेब ब्राउज़र का आपको नाम बता देते हैं, वैसे हम पिछले वीडियो में बता दिए थे, फिर भी अभी हम आपको रिमाइंड कर देते हैं। तो वेब ब्राउज़र जो है आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर, नोट डाउन करते जाएंगे, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, एप्पल सफारी या सफारी, दोनों एक ही नाम है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया MS वर्ड में टेक्स्ट को मिटाया जा सकता है किस तरह से? कंट्रोल करके सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद डिलीट दबा देंगे बटन। तो इसमें देखिए टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, डिलीट करेंगे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये सब सवाल का उत्तर आप खुद से भी दे सकते हैं क्योंकि ये सब बताया हुआ सवाल है। स्पाईवेयर क्या है? स्पाईवेयर जो है कंप्यूटर में एक गुप्त रूप से डाला जाता है और इसके कारण जो है कंप्यूटर पूरी तरह से उस सॉफ्टवेयर के कब्जे में आ जाता है। पहले इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए, ये स्पाईवेयर क्या है। जैसे आप कहीं भी कंप्यूटर वगैरह ठीक कराने जाते हैं या कुछ भी किसी को देते हैं, तो वो अगला बंदा अगर आपसे कुछ इंटरनली डाटा चाहता है तो वो क्या करेगा? स्पाईवेयर इंस्टॉल कर देगा। उसके बाद सारा कंट्रोलिंग आपके सिस्टम का उसके हाथों में चला जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, वह कौन सी उच्च स्तरीय भाषा है जिसे 1968 में वैज्ञानिक एवं गणितीय प्रयोगों के लिए उच्च बनाया गया? गणित के लिए जो वैज्ञानिक भाषा का प्रयोग किया गया उच्च स्तरीय भाषा, उसको कहते हैं APL। ठीक है। ये जो आपका तीसरी पीढ़ी का भाषा है। ठीक है। तीसरी पीढ़ी में कंप्यूटर का समय काल क्या है? ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्वेश्चन नंबर के साथ। 96 लिख देंगे, उसके बाद आप बताएंगे कि तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर का विकास काल किस समय तक था। नेक्स्ट, यदि आप पूरा वीडियो देखते हैं प्रत्येक दिन के क्लास का तो आप जरूर इस सवाल का जवाब दे देंगे।
97 में बोला गया है विंडोज़ 10 सिस्टम में खुले हुए एप्लीकेशन के बीच स्विच करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो सही उत्तर है आपका Alt+Tab। फॉक्स प्रो क्या है। तो फॉक्स प्रो एक डाटाबेस प्रणाली है, जो कि ऑप्शन ए में बता रहा है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। इसका जो देखिए एक्सटेंशन फाइल का नाम भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो जैसे आपको हम बताए होंगे MS वर्ड में MS वर्ड में एक्सटेंशन फाइल क्या होता है, डॉक्स होता है, DOC। और जब अगर वर्जन 2010 के बाद का कंप्यूटर का हो तो उसमें डॉक्स लिखा होता है, .डॉक्स या .doc। उसी तरह से फॉक्स प्रो का फाइल एक्सटेंशन का नाम होता है .dbf। नेक्स्ट, BCC का क्या अर्थ है। तो सही उत्तर है आपका ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ऑप्शन ए। इसमें जो है आपका जब कोई मेल किसी को भेजता है तो वो जो प्राप्त करता है मेल, उसको जो है कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है। ठीक है, ये इसी को कहते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी। नेक्स्ट, इंटरनेट से क्या किया जा सकता है। तो इन्हें इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजा जा सकता है, ये सही है। वेब पेज देखे जा सकते हैं, ये भी सही है। विश्व भर के सर्वर से कनेक्ट किया जा सकता है, ये भी सही। ऑप्शन डी हो जाएगा सही, सभी काम हो सकता है। अब चलते हैं मैथ की ओर। मैथ सेक्शन में देखेंगे आपका जो है 15 सवाल मैथ से है और 10 सवाल रीजनिंग से है। इन सभी 15 और 10 25 सवाल को जो है नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, जिसका कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे। आप इन सभी सवालों को एक बार खुद से बनाइए वीडियो को पॉज करके। उसके बाद जो नहीं बनता है तो जब वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा तो आप जाकर वहां से जो सवाल में आपको प्रॉब्लम होगा, आप वहां से सभी सवालों को देख सकते हैं किस तरह से बनाते हैं। यदि आप अच्छे पढ़ने में हैं फिर भी आप वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि हम उसमें बहुत ही शॉर्ट तरीके से बताएंगे और आपके तैयारी को और अच्छा बढ़ा देंगे। तो अब आपसे हम अलविदा लेते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।